हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, क्लास 9th का अगला जो वीकली टेस्ट है वो 30 सितंबर को होने वाला है। आप लोगों का मैथ का टेस्ट होगा और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिन पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन अपलोड किया उसके बाद नया सिलेबस आया। तो न्यू सिलेबस में आप लोगों का जो 30 सितंबर को टेस्ट होने वाला है उसमें त्रिभुज और चतुर्भुज चैप्टर दिया गया है। तो जो पिछला मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था उसको अगर देख लिए है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आप इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। चैप्टर जो है वो त्रिभुज और चतुर्भुज अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इस दो चैप्टर से आप लोगों का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी नया नया ये आया है सिलेबस। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का अगला जो आप लोगों का टेस्ट है उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे त्रिभुज चैप्टर से और चतुर्भुज चैप्टर से। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, जितना यहाँ पर मैं क्वेश्चन बताऊंगा इतना इनफ है, इतना आप कर लीजिएगा तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। टोटल आप लोगों से 16 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और अगला जो टेस्ट है वो मैंने बता दिया कि 30 सितंबर को है। तो चलिए हम लोग त्रिभुज चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। त्रिभुज तीन भुजा जिसमें रहता है, तीन कोण रहता है, तीन शीर्ष रहता है और एक बंद आकृति रहता है, इसको त्रिभुज बोलेंगे। सिंपल सा है। तो चलिए यहाँ पर मैंने काफी सारा नोट्स आप लोगों के लिए लाया है, इसे आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और मैं टेलीग्राम का जो लिंक है, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें इस नोट्स को सेंड कर दूंगा, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफी समराइज किया हुआ है कम शब्दों में। चलिए इसको मैं एक बार पढ़ लूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए त्रिभुज, त्रिभुज किसे कहते हैं वैसे आएगा नहीं, बट समझना जरूरी है कि त्रिभुज है क्या। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन प्रतिच्छेदी रेखा, इस तरीके से तीन रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो ये जो एरिया बनता है इसी को हम लोग त्रिभुज बोलेंगे। तीन प्रतिच्छेदी रेखा से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। प्रत्येक त्रिभुजों में तीन भुजा, देखिए प्रत्येक त्रिभुजों में तीन भुजा रहेगा, तीन कोण रहेगा, तीन शीर्ष रहेगा। अब देखिए सर्वांगसम आकृति क्या होता है, जैसे आप एक रेजर ले लीजिए, ब्लेड ले लीजिए, एक ब्लेड के ऊपर दूसरा ब्लेड रख दीजिए तो बिल्कुल कवर हो जाता है। यानी कि समान आकार समान माप का जितना भी आकृति होता है उसको हम लोग सर्वांगसम कह सकते हैं। वे आकृतियां जिनके आकार और माप समान होते हैं सर्वांगसम कहलाते हैं। सर्वांगसम का अर्थ है सारे अंग समा, यानी कि सारे अंग समान। ठीक है, सारे अंग एक समान रहेगा, उसको सर्वांगसम कहेंगे। समरूप अलग है, सर्वांगसम अलग है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। समरूप एक जैसे दिखने वाला, जितना भी वृत्त है सब समरूप होता है, चाहे छोटा रहे या बड़ा रहे, लेकिन सभी जो वृत्त है वो सर्वांगसम नहीं होगा जब तक कि उसका जो त्रिज्या है वो बराबर है, तब भी वो सर्वांगसम होगा। मानकर चलिए 4 सेंटीमीटर का कोई त्रिज्या वाला एक वृत्त है और दूसरा भी 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या वाला एक वृत्त है, तो ये दोनों सर्वांगसम होगा। और सर्वांगसम का जो सिंबल है वो इस तरीके से रहता है, बराबर के ऊपर यहाँ पर सांप इस तरीके से बना दीजिएगा, सर्वांगसम बन जाएगा। देखिए आगे, बराबर त्रिज्या और बराबर व्यास वाले वृत्त, बराबर भुजा वाले वर्ग सर्वांगसम होते हैं। ठीक है, बराबर त्रिज्या वाले वृत्त, बराबर व्यास वाला वृत्त या बराबर भुजा वाला वर्ग सर्वांगसम होता है। अगर देखिए दो त्रिभुजों की सर्वांगसमता को सांकेतिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए उनके शीर्षों की संगतता को उचित ढंग से लिखना अनिवार्य है। यानी कि एग्जाम्पल में दे रहा हूं, ये समझना जरूरी है। अगर इसको आप नहीं समझिएगा तो कुछ क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में जिसे आप नहीं बना पाइएगा। यहां पर एक मैं त्रिभुज बना लूं, आई होप ये दिख रहा होगा आप लोगों को। यस, यहाँ पर मैं ए बी सी दे देता हूं और एक त्रिभुज यहां पर मैं बनाता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू आर। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर है, ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर है, ये वाला जो भुजा है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग लिखेंगे सर्वांगसम तो कैसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज। देखिए पहले हम लोग ए को लिखे हैं, ठीक है, तो पी को पहले लिखना पड़ेगा, पी, फिर बी को लिखे हैं तो बी के साइड जो है उसको लिखना पड़ेगा पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर, इस तरीके से ये सही है। ठीक है, अब देखिए जो त्रिभुज है इसका नाम हम लोग क्यू आर पी
त्रिभुज QRP भी इसको बोल सकते हैं, सही है। लेकिन अगर यहां पर हम लोग सर्वांगसम लिखेंगे PQR की जगह में QRP लिख देंगे इसके जगह में, तो गलत हो जाएगा। यानी कि लाइन बाय लाइन ही लिखा जाता है। जैसे यहां पर कोण B कोण Q के बराबर है, कोण A कोण P के बराबर है, ठीक है। त्रिभुज यहां पर जो लिखा हुआ रहता है इसको देखकर हम लोग बता सकते हैं बिना डायग्राम बनाए कि कौन किसके बराबर है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए कोण A आपका कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण B कोण R के बराबर हो जाएगा। और भुजा का बात करें हम लोग तो AB आपका PQ के बराबर हो जाएगा। देखिए AB PQ के बराबर है, पहले मैंने बताया दिया, ठीक है। इस तरीके से यानी कि एक ऑर्डर में लिखना, एक सही ऑर्डर में लिखना, सही ढंग से लिखना, एक सही क्रम में लिखना बहुत जरूरी, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा आपका सर्वांगसम जो आप लिखिएगा वो। फिर देखिए नेक्स्ट अगला इसी से रिलेटेड है CPCT, इसको भी समझना पड़ेगा। देखिए सर्वांगसम त्रिभुज के या सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं, इसे संक्षिप्त में CPCT कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी कि यहां पर हम लोग ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। इसमें मैं कह रहा हूं है मतलब मान लीजिए है। अब इसको हम लोग जो कोण है उसको भी बराबर लिख सकते हैं। जैसे कि यहां पर कोण B बराबर कोण Q, यहां पर मैंने लिख दिया कोण B बराबर कोण Q। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज का या सर्वांगसम जो भी आकृति रहेगा उसका जो पार्ट्स रहेगा वो भी बराबर रहता है। तो यहां पर ब्रैकेट में इसका हम लोग CPCT लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दो त्रिभुज केवल तभी सर्वांगसम हो सकते हैं यदि निम्न स्थिति सत्यापित हो। यहां पर कुछ रूल है, रूल जानना बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख कर ले लीजिए कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है। देखिए पहला रूल है SAS यानी कि साइड एंगल साइड। यहां पर दो त्रिभुज मैं बना दूं इस तरीके से, दो त्रिभुज इस तरीके से। अब देखिए साइड यानी कि इसका भुजा मानकर चलिए मैं नाम भी दे दूं A B C और यहां पर X और इधर Y और ये Z, ठीक है, XYZ। अब यहां पर साइड, दो साइड बराबर होना चाहिए। मानकर चलिए ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, और बीच में जो एंगल है ये वाला एंगल है ये भी बराबर होना चाहिए। इसको अब लाइन से हम लोग कैसे देखेंगे, लाइन से देखने का कोशिश कीजिए। देखिए ये वाला हो गया साइड यानी कि भुजा, ये वाला हो गया एंगल यानी कि कोण, उसके बाद फिर से इधर देखिए साइड। तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज जो है ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। यहां पर भी सेम कहानी होगा। तो देखिए सर्वांगसम SAS सर्वांगसमता का नियम क्या है? यदि दो त्रिभुजों के दो भुजाएं और उनके अंतर्गत अंतरिक्त कोण या अंतरित कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज SAS सर्वांगसमता नियम से सर्वांगसम हो गए। यानी कि दो साइड, दो भुजा के बीच का जो कोण है, एंगल है, वो बराबर रहेगा तो उसको हम लोग SAS कहते हैं। उसी प्रकार देखिए ASA यानी कि दो कोण के बीच में एक साइड बराबर रहेगा, दो कोण के बीच में एक साइड बराबर रहेगा तो इसको ASA कहेंगे त्रिभुज में। ओके, इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। हम लोग जल्दी टेस्ट का क्वेश्चन भी देखना है। अब देखिए SSS यानी कि दो त्रिभुज है इस तरीके से, और ये दोनों त्रिभुज का भुजा बराबर है। ये भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होगा। फिर देखिए AAS यानी कि दो एंगल और उसके बाद का जो साइड है वो बराबर रहेगा तो भी त्रिभुज सर्वांगसम रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए AAS, अच्छा AAS मैंने बता दिया। फिर देखिए नेक्स्ट RHS कहीं पर भी रहेगा तो आप आंख बंद करके समकोण त्रिभुज समझ लीजिएगा।
कोई भी समकोण त्रिभुज अगर आपस में सर्वांगसम है तो कौन सा रूल से, RHS, जिसका फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड से बराबर होता है। RHS समकोण त्रिभुज के लिए स्पेशली बना हुआ है, ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण और लंब या आधार बराबर हो, लंब या आधार बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज RHS सर्वांगसम नियम से सर्वांगसम होते हैं। देखिए नोट्स में क्या है, ए सर्वांगसमता नियम लगभग RHS सर्वांगसमता के समान ही होता है। यहां पर AS और RHS लगभग समान ही होता है, लेकिन RHS स्पेशली समकोण त्रिभुज के लिए है, समकोण त्रिभुज के लिए है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर जितना भी सर्वांगसमता है उसके बाद हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से कि बहुत सारा दिया हुआ रहेगा, मानकर चलिए इस तरीके से दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर ए क्या यह सर्वांगसमता कसौटी का नियम है या नहीं है? तो कहीं पर ए आपको दिखा है, ए ट्रिपल ए नहीं दिखा है, तो ये सर्वांगसमता नियम में नहीं आता है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिए। क्या क्या है, SAS, ASA, SSS, AAS, उसके बाद RHS। 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंगुली, टोटल 5 सर्वसमता के नियम है, पांचों को याद कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चन रहना ही रहना फिक्स है। देखिए कुछ त्रिभुज है जैसे समद्विबाहु त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होते हैं उसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा बराबर होते हैं उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिनके तीनों भुजा में कोई समान नहीं होता है, यानी कि तीनों भुजा अलग अलग माप का रहेगा, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। अब देखिए कुछ यहाँ पर नोट्स है, यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। मानकर चलिए यहां पर एक त्रिभुज है, इस तरीके से एक त्रिभुज है और यहां पर बोला गया है दो कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण मानकर चलिए बराबर है। कितना कितना का है, मानकर चलिए दोनों 50-50 का है। एग्जाम्पल ले लीजिए 50-50 डिग्री का है, तो इसके जो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। यहां पर जो भुजा है सम्मुख भुजा, ये भुजा भी बराबर होगा, ठीक है। अब इसी का ऑपोजिट हम लोग कर सकते हैं, अगर दो यहां पर दो भुजा बराबर है, ठीक है, दो भुजा बराबर है तो यहां पर जो कोण रहेगा ये भी बराबर रहेगा आपस में, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब देखिए किसी भी बंद आकृति में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख सबसे बड़ा कोण होता है और छोटी सी सम्मुख छोटा कोण होता है। यानी कि यहां पर देखिए किसी बंद आकृति में सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख सबसे बड़ा कोण होता है। इसको समझिए, यहां पर एक त्रिभुज है, सबसे बड़ा कोण इसमें समझ में नहीं आएगा, चलिए मैं एक अलग तरीके से इसको बना दूं, इस तरीके से एक त्रिभुज है। अब देखिए त्रिभुज में ये वाला जो कोण है ये आपका न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, लेकिन ये क्या है, समकोण है, ठीक है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। और ये जो भी जितना भी डिग्री का कोण है 90 से छोटा ही होगा क्योंकि न्यून कोण है, ये भी 90 से छोटा ही होगा क्योंकि न्यून कोण है। सबसे बड़ा कोण इसमें कौन है, त्रिभुज में 90 के जो सिद्ध में रहेगा, जो सम्मुख रहेगा, ये वाला भुजा सबसे बड़ा भुजा रहेगा, ये वाला भुजा, यानी कि सबसे बड़ा कोण के सामने जो भुजा रहता है वो सबसे बड़ा भुजा रहता है। बस इतना ही इसमें बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुछ पॉइंट्स है जो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये रहा आपका क्वेश्चन, एकदम फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अभी कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, दो सर्वांगसम आकृति क्या होते हैं, बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, छोटा होता है बड़ा होता है, क्या होता है। मैंने कई बार कहा कि बराबर समान माप का जो आकृति होता है उसको हम लोग सर्वांगसम कहते हैं, तो बराबर होगा ऑप्शन नंबर पहला, इसमें कोई शक नहीं है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता कसौटी नहीं है? यस, मैंने कहा था इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। टेस्ट में भी पॉसिबिलिटी है आने का, फाइनल एग्जाम में भी पॉसिबिलिटी है आने का, और अगर कहीं आप जॉब के लिए एग्जाम देने जाइएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां भी ये सब पूछा जाने का चांसेस है। देखिए कौन सा नियम नहीं है? ASS था या नहीं था, SSA था या नहीं था, AAA था या नहीं था, और SAS था या नहीं था? कौन कसौटी नहीं है? इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही कमेंट करके बताइए। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, सेकंड नंबर का क्या सही आंसर होगा। फिर देखिए तीसरा, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग कसौटी नहीं है? तो तीसरा नंबर पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट में आप लोग लिखिएगा इस तरीके से, दूसरा आंसर, ठीक है, आंसर ऐसा करके, फिर जो ऑप्शन रहेगा उसको यहां पर लिख दीजिएगा, फिर तीसरा आंसर, फिर यहां पर आंसर को जो ऑप्शन रहेगा उसको लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा, ताकि मैं अगर पढ़ूं कमेंट तो पता चले कि हाँ दूसरा का आंसर है, तीसरा का आंसर है, चौथा का आंसर है, जिसका भी आंसर है उसका आंसर मुझे पता चले। देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, दो समकोण त्रिभुज ABC और DEF में कर्ण AC बराबर कर्ण DF तथा अन्य भुजा AB बराबर DE हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे? यहां पर अगर दिक्कत होता है आप लोगों को इसको सोल्व करने में, तो सबसे अच्छा सबसे सरल उपाय है आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिए। चलिए तो यहां पर आप लोग डायग्राम बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो, लेकिन डायग्राम क्यों बनाइएगा? यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा रूल अप्लाई होता है? RHS, आंख बंद करके आप कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। RHS खोजिए, वेयर इज RHS, हियर इज RHS, ठीक है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR तब AB बराबर क्या होगा? दो त्रिभुज हम लोग यहां पर बनाते हैं। चलिए एक त्रिभुज यहां पर मैं बना दूं ABC, C, फिर देखिए नेक्स्ट PQR, यहां पर मैं एक त्रिभुज बना दूं P, उसके बाद Q, फिर R, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है, तो AB कहां पर है? यहां पर है AB। अब इस साइड वाला भुजा ही AB के बराबर होगा, यानी कि ये वाला भुजा PQ, ये भुजा बराबर होगा, तो AB के बराबर कौन हो जाएगा? PQ, 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 PQ कहीं पर है ही नहीं, इनमें से कोई नहीं हम लोग दे सकते हैं। पर देखिए यहां पर AB बराबर, ऑप्शन में AB भी दिया हुआ है, ये तो मजाक हो गया। वैसे आप ऑप्शन नंबर पहला सही कर सकते हैं, AB किसके बराबर होगा? AB के बराबर होगा, और वैसे PQ के बराबर भी होगा, PQ ऑप्शन में कहीं पर नहीं है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा मजाकिया टाइप का हो गया। AB बराबर ऑप्शन में AB भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन A इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऑप्शन में PQ रहता तो PQ भी सही हो जाता। चलिए वैसे सोल्व करने का जरूरत था नहीं इसको, AB बराबर AB साफ साफ दिख रहा था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR तब कोण B बराबर क्या होगा? देखिए कोण A बराबर कोण P है, फिर कोण B बराबर कोण Q है, तो कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यदि त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR तब कोण R का वैल्यू क्या होगा? देखिए A के बराबर P है, B के बराबर Q है, C के बराबर R है, तो R के बराबर क्या होगा? C, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता होंगे, कौन सा नियम से? दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज का तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो, तीन भुजा ट्रिपल एस, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, RHS सर्वांगसमता का नियम लगता है, कहां लगता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ है ना, इट्स ओके, इसका मैं बता दूंगा, ऐसे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। समकोण, वेयर इज समकोण यहां पर है, समकोण, RHS मतलब समकोण, आंख बंद करके। देखिए अगला, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है या बड़ा होता है?
तो याद रखिएगा त्रिभुज का दो भुजा का योग, दो भुजा का योग तीसरा भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा, ये दोनों को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो इससे हमेशा बड़ा ही रहेगा, बड़ा ही रहेगा, ठीक है, हमेशा बड़ा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो चलिए चैप्टर त्रिभुज आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर चैप्टर त्रिभुज कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है। चलिए देखते हैं त्रिभुज एबीसी में AB बराबर BC और कोण C बराबर 80 डिग्री है तो कोण B क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर त्रिभुज समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है, एक त्रिभुज देखिए इस तरीके से त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज है ABC और इसमें दो भुजा बराबर है, AB बराबर BC, ये दोनों भुजा बराबर है तो आमने सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर हो जाएगा। अब देखिए कोण B बराबर यहां पर दिया गया है, कोण B बराबर यहां पर दिया गया है, अच्छा कोण B निकालना है, कोण C दिया गया है 80 डिग्री, कोण C 80 डिग्री दिया गया है तो कोण A कितना हो जाएगा, कोण A भी 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब त्रिभुज के तीनों कोण को जोड़ देते हैं, पहला कोण है 80 जोड़ दूसरा कोण है 80 डिग्री प्लस तीसरा कोण है C बराबर 180 डिग्री, तो कोण C बराबर 180 डिग्री माइनस 8 8 16 160, तो कोण C बराबर 180 में 160 घटा देंगे तो 20 बचेगा, 20 डिग्री, तो 20 डिग्री ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और कोण B बराबर 70 है तो कोण A आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको मैं नंबर दे दूं, मानकर चलिए ये 15 नंबर है, कोई भी नंबर रहे मैं 15 मान लो, आप लोग 15 नंबर का आंसर बताइएगा, फिर आप लोग 16 नंबर का भी आंसर बताइए, ठीक है, आई होप दिख रहा है, यस 16 नंबर का भी आंसर बताइए। अब देखिए त्रिभुज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 55 है, कोण A बराबर 70 है तो त्रिभुज क्या है। यहाँ पर देखिए विषमबाहु है, समबाहु है, समद्विबाहु है, समकोण है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसे अगर गेस कीजिएगा तो विषमबाहु लग रहा है, लेकिन जब तक हम लोग तीसरा कोण नहीं निकालेंगे, हो सकता है तीसरा कोण 70 हो या तीसरा कोण 55 हो, तब तो समद्विबाहु हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम लोग पता करते हैं कि तीसरा त्रिभुज क्या है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण को हम लोग यहाँ पर C मान लेंगे क्योंकि C ही नहीं है हमारे पास। चलिए कोण A, यहाँ पर कोण A बराबर 70 डिग्री जोड़ कोण B बराबर 55 डिग्री जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। अब दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 125 हो जाएगा, तो कोण C बराबर 180 माइनस 125, कोण C बराबर माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, ठीक है, 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5, देखिए 55 डिग्री आ गया, कोण C बराबर 55 डिग्री हो गया। तो दो कोण आपका 55 डिग्री है तो दो भुजा भी बराबर होगा, इस तरीके से ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। वेयर इज समद्विबाहु त्रिभुज, दिस इज समद्विबाहु त्रिभुज, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से त्रिभुज चैप्टर खत्म हो गया, इससे बाहर का क्वेश्चन आने वाला है नहीं, इतना कर लीजिएगा तो आराम से आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। चलिए अब हम लोग चतुर्भुज चैप्टर देखते हैं। चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज क्या है, बेसिकली चार भुजा से बंद आकृति को चतुर्भुज बोलेंगे। देखिए चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी एक समतल आकृति है, इस तरीके से ये भी आपका चतुर्भुज है, आयत जैसा दिख रहा है, ये आपका वर्ग, ये भी चतुर्भुज है, ये आपका पतंग के जैसा दिख रहा है, ये भी आपका चतुर्भुज है। आपका इस तरीके से भी अगर मैंने बना दिया, यहाँ पर टच हो गया, तो ये भी चतुर्भुज ही है, बस सबका टाइप अलग अलग है, सबको अलग अलग नाम देंगे हम लोग, वो भी देखेंगे। नीचे देखिए दिए गए चित्र में हमारे पास यहाँ पर क्या क्या होता है, देखिए एक चतुर्भुज में बिंदु ABCD, चतुर्भुज ABCD का शीर्ष है, यहाँ पर देखिए ये जो दिख रहा है ABCD, ये क्या है, शीर्ष है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला रेखाखंड ABBCCD और DE, ये आपका रेखाखंड है, ये आपका रेखाखंड है BC, ये AB, ये AD और
डी सी। ठीक है, ये आपका रेखाखंड है। फिर देखिए नेक्स्ट, रेखाखंड ए बी और बी डी त्रिभुज ए बी सी के विकर्ण कहलाते हैं। या देखिए विकर्ण क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज का बीच से इस तरीके से जाता है, उसको विकर्ण कहते हैं। ठीक है, ये विकर्ण है। बी डी ये विकर्ण है और ए सी ये विकर्ण है। ये आपका चतुर्भुज है, चतुर्भुज के बीच में इस तरीके से जो रेखा जाता है तिरछा, इसको बोलते हैं विकर्ण। इतना समझ में आ गया, इजी है, तो बचपन में आप लोग पढ़ चुके हैं। हम देखिए चतुर्भुज में भुजाएं और कोण, इसको मैं जल्दी से पढ़ के कंप्लीट कर दूं ताकि हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। एक समान अंत बिंदु वाली दो भुजाएं आसन भुजाएं हैं। देखिए एक समान अंत, इस तरीके से एक चतुर्भुज रहता है। अरे भाई लिखा नहीं रहा है, हाँ इस तरीके से एक चतुर्भुज रहता है। ठीक है, यहां पर देखिए एक समान अंत बिंदु, मान के चलिए ये यहां पर आया, यहां पर अंत हो गया, ऊपर से आया ये यहां पर अंत हो गया, यहां पर आया ये अंत हो गया, ऊपर से आया यहां पर अंत हो गया, यहां पर दोनों मिल रहा है। तो ये जो देखिए एक समान अंत बिंदु वाली दो भुजाएं आसन भुजाएं हैं, तो ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आसन भुजा कहलाएगा। फिर देखिए दो भुजाएं जिनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है विपरीत भुजाएं कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये वाला भुजा, चलिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बना दूं, चतुर्भुज बना दूं, ये वाला भुजा और नीचे वाला भुजा, कोई कॉमन बिंदु नहीं है इसमें। ठीक है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो ये विपरीत भुजा कहलाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर, चतुर्भुज के दो कोण जिनकी भुजा एक ही होती है क्रमागत कोण कहलाती है। चतुर्भुज के दो कोण, मान के चलिए ये एक चतुर्भुज है, इसका दो कोण हम लोग ले लेते हैं, ये वाला कोण एक और दूसरा ये वाला कोण। चतुर्भुज के दो कोण जिसकी एक भुजा होती है। अब यहाँ पर देखिए ये एक भुजा है दोनों में, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये पहला कोण और ये दूसरा कोण, ये दोनों कोण को हम लोग क्रमागत कोण कहेंगे, क्रम में है पहला दूसरा, इस तरीके से। फिर देखिए नेक्स्ट अगला चौथा, किसी चतुर्भुज के दो कोण जिसकी कोई उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है उसे सम्मुख भुजा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक चतुर्भुज है, ये वाला कोण और ये वाला कोण में कोई आपस में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, तो ये कौन सा कोण कहेंगे, इसको हम लोग सम्मुख कोण, आमने सामने का, मुंह एक दूसरे का देख रहा है, इस तरीके से सम्मुख कोण। फिर देखिए चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज के कौन कौन से प्रकार है, देखिए समांतर चतुर्भुज, जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समानांतर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला, ये दोनों को आगे हम लोग बढ़ाएंगे पूरा और इसको भी बढ़ाएंगे ए बी को, तो रेल का पटरी जैसे कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं, तो समांतर भुजा, समांतर है ये रेखा या ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसी प्रकार इधर भी, ऊपर भी, इधर रेल का पटरी जैसे आपस में कभी लोग मिलेगा नहीं, बस दो रेल का पटरी के जिस तरह हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग एक आयत, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग आयत बोलेंगे। ठीक है, ऊपर जो हमने देखा समांतर चतुर्भुज, इसमें 90 डिग्री जरूरी नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन आयत में 90 डिग्री बनेगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला वर्ग, चारों भुजा बराबर रहेगा वर्ग बोलेंगे और 90 डिग्री का कोण भी रहेगा। ठीक है, उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला समचतुर्भुज, चारों भुजा बराबर रहेगा, उसको समचतुर्भुज बोलेंगे। ये सब टर्म है, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला यहाँ पर समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजा समांतर होता है, एक दूसरे को नहीं प्रतिच्छेद करेगा कितना आगे ले जाए, लेकिन दो भुजा प्रतिच्छेदी होता है। इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर कट जाएगा, लेकिन इसको बढ़ाएंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी कि आमने सामने का दो भुजा जो है वो समांतर होता है और दो भुजा समांतर नहीं होता है, इसको हम लोग समलंब बोलेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट अगला पतंग, पतंग के जैसे दिखेगा, पतंग में क्या होता है, ये भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये पतंग कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला, अब इतना कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और कुछ जो बेसिक है उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंतः चारों कोणों का योग कितना होता है 360
360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री होता है। इसको 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 सबको जोड़ेंगे 360 हो जाएगा। इतना याद रखिएगा, काफी कुछ बन जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए चतुर्भुज से क्वेश्चन, इसमें भी कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोगों को खुद से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है। मैं नहीं बताऊंगा, अभी जस्ट बताया करीब 1 मिनट पहले। फिर देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोग पहला नंबर का कमेंट कीजिएगा क्या होगा। देखिए दूसरा नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण, चतुर्भुज है और जिसका 3 कोण का मान यहां पर दिया गया है 198, 92, इसका चौथा कोण ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। एक चतुर्भुज है, इस तरीके से चतुर्भुज है और इसका चारों भुजा का योग कितना होता है, 360 होता है। तो हम लोग जोड़ेंगे इसको 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 और जो चौथा है उसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ पर हम लोग 100 जोड़ 98, 98 जोड़ 92 जोड़ मान कर चलिए चौथा डी मान लेते हैं। चौथा जो कोण है वो डी है, तो कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ देते हैं सबको। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। जोड़ने का तरीका देखिए, दोनों को मान लेते हैं 100 है तो ये 200 हो जाएगा, लेकिन इसमें 2 कम करेंगे तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो 198 हो गया। उसके बाद फिर इसमें 8 कम है 98 में, तो 90 हो जाएगा टोटल 190 और 100 290, 290 जोड़ कोण डी बराबर 360। अब कोण डी बराबर 360 माइनस 290, अब माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर 16 हो गया, 16 में 9 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा, 70 डिग्री। 70 डिग्री कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा 70 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को अगला क्वेश्चन सोल्व करना है। देखिए तीसरा नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण 75, 90 और 75, 2 को 75 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका चौथा कोण क्या होगा, सेम बनाइएगा आप लोग। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट दे दूं, फिर आप लोग सोल्व कीजिएगा। 3 नंबर भी, 3 नंबर के लिए सबसे पहले 75 को यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा। 75 जोड़ 90 जोड़ 75, जोड़ मानकर चलिए चौथा कोण को हम लोग कोण डी मान लेते हैं बराबर 360। अब इसको जोड़ लीजिएगा, उसके बाद कोण डी बराबर 360 माइनस जो भी आंसर यहाँ पर जोड़ने से जो आएगा उसको यहाँ पर लिखकर माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 3 नंबर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 4 नंबर, एक चतुर्भुज के 3 कोण, ये भी सेम है। 4 नंबर भी आप ही लोगों को कमेंट करना है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। 5 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इतना सा भी अंतर नहीं है, नंबर्स में अंतर है वो तो रहेगा ही। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर भी सेम है, ये सब आप ही लोग कीजिए। देखिए नेक्स्ट 7 नंबर, ये हल्का सा अलग है, इसको सोल्व करते हैं। 7 नंबर देखिए, बाकी 6 नंबर तक आप लोग कमेंट कीजिएगा, 2 3 4 5 6 आप लोगों को कमेंट करना है। एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इसका सबसे छोटा कोण बताइए। सबसे छोटा कोण कौन सा है बताना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 3 है। ठीक है, सबसे छोटा 3 है। तो वैसे बाद में देखेंगे हम लोग सबसे छोटा कौन है, पहले हम लोग कोण निकाल लेते हैं अनुपात का। तो यहाँ पर चारों जो कोण है उसका अनुपात है, ये कोण ए हो जाएगा, ये कोण बी, कोण सी, कोण डी। जब अनुपात में दिया हुआ रहता है तो उसको हम लोग x लेकर सोल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहला कोण यहाँ पर देखिए 3 है तो 3x जोड़, दूसरा कोण है 5 तो 5x जोड़, तीसरा कोण है 9 तो 9x जोड़, चौथा कोण आपका 13 है तो यहाँ पर 13x बराबर पहला दूसरा तीसरा चौथा कोण का योग कितना हो जाता है, 360 डिग्री। डिग्री लिखा था नहीं है, डिग्री। अब हम लोग इसको जोड़ देंगे आपस में, 3 और 5 8, 8 और 9 17,
17 और 3, 17 और 13, ठीक है 17 और 13, 17 और 3 को जोड़ेंगे तो 20, 20 10 30, 30 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30x जोड़ 360, ठीक है। अब काट देंगे इसको हम लोग, 0 0 कट जाएगा। चलिए ये 0 कट गया, 3 एका 3, 3 एका 3, 3 दूनी 6 यानी कि 12। तो x बराबर क्या आया है 12, x बराबर 12। तो पहला कोण जो होगा 3 गुना x, यानी कि 3 गुना x की जगह पे 12 लिख देंगे तो 12 तिया 36, पहला कोण 36 है। दूसरा कोण 5x, 5 गुना x का वैल्यू है 12, तो 12 पच्चे 60, दूसरा 60 है। इधर जाएंगे तो बड़ा ही होगा, सबसे छोटा कोण पूछा है, सबसे छोटा कोण है 3 है, 3 x का वैल्यू क्या आया है हमारे पास 36 आया है, तो 36 इसका आंसर हो जाएगा। 36 इसका आंसर किधर है, इधर है 36 आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग 8 नंबर आप लोग सोल्व कीजिए। अगर 8 नंबर आप लोगों से सोल्व हो गया तो समझिए आप लोगों से ये मैथ बन जाएगा, ठीक है। मैं इससे मिटा दूं जरा, हाँ चलिए 8 नंबर आप लोगों को कमेंट करना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किसी आयत की क्रमागत भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाली आकृति क्या होता है। आयत के क्रमागत भुजा, क्रमागत भुजा किसको बोलेंगे, एक साथ जो टच में रहेगा उसको हम लोग क्रमागत भुजा बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक इस तरीके से आयत है, इस तरीके से एक आयत है, इसका क्रमागत भुजा किसको बोलेंगे हम लोग, ये वाला इसका क्रमागत भुजा है, ये दोनों और ये दोनों, इसका क्रमागत भुजा ये है और इसका ये वाला है, ठीक है। तो इसका मध्य बिंदु, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, चलिए मैं कलर चेंज कर दूं, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, यहाँ पर एक मध्य बिंदु है, ये भुजा का, ये वाला भुजा का यहाँ मध्य बिंदु है, ये वाला भुजा का यहाँ पर मध्य बिंदु है, आपस में मिला देंगे इस तरीके से तो कौन सा आकृति बनेगा, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत या समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज बनेगा, समचतुर्भुज रहेगा ये, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, निम्न में किस आकृति का विकर्ण समान लंबाई का होता है। ये एक चतुर्भुज है और इसका विकर्ण, ये इसका विकर्ण है, पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण। तो किस चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर होगा, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब या आयत, तो आयत में, ठीक है। वर्ग में भी बराबर होगा लेकिन वर्ग ऑप्शन में है नहीं, आयत है तो आयत भी सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। ये मानकर चलिए यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है, इसका मध्य बिंदु को आपस में मिलाएंगे हम लोग, ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, आपस में मिला देंगे तो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, ये भी आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु वेयर इज, दिस इज समबाहु त्रिभुज। फिर देखिए नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है तो वह है, देखिए एक चतुर्भुज है और इसका विकर्ण इस तरीके से एक चतुर्भुज है और इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है यहां पर 90 डिग्री के साथ, 90 डिग्री। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ये वाला इसके और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। तो कौन सा आकृति है ये, समलंब है, समांतर चतुर्भुज, आयत है या सम चतुर्भुज है, तो सम चतुर्भुज होगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, यदि ई एवं एफ त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है, ई एफ का मान क्या होगा। त्रिभुज ABC, इस तरीके से एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, यहाँ पर A, चलिए B, ये C हो गया और AB का मध्य बिंदु यहाँ पर हो गया AB, AB का मध्य बिंदु ये वाला हो गया AB का, AC का मध्य बिंदु AC का मध्य बिंदु ये हो गया, दोनों को मिला देंगे इस तरीके से। तो हम लोगों को EF का मान बताना है, यानी कि ये वाला हो गया E और ये हो गया आपका F।
तो ई एफ का वैल्यू क्या होगा, ए बी का आधा होता है, ठीक है, ए बी नीचे वाला का आधा हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि त्रिभुज है, त्रिभुज का भुजा है, भुजा का मध्य बिंदु, दो मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो लाइन बनेगा ये इसका आधा रहेगा। फॉर एग्जांपल ये वाला अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक BC अगर 10 है तो ये वाला आपका 5 हो जाएगा, BC अगर 20 है तो ये वाला आपका 10 हो जाएगा, ठीक है, जस्ट ऊपर वाला आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला, त्रिभुज ABC में AB एवं AC के मध्य बिंदु क्रमशः E एवं F हैं, BCFE किस प्रकार का चतुर्भुज है। चलिए सेम यहाँ पर जैसे है उसी प्रकार से यहाँ पर भी है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम है ABC और AB का मध्य बिंदु E है, यहाँ पर E है। चलिए इसे मैं कलर चेंज कर दूं, ये E है और यहाँ पर ये F है। तो यहाँ पर जो चतुर्भुज बन रहा है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, रेड कलर से जो बना है, समलम चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलम चतुर्भुज है। इसमें ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है, बराबर जा रहा है, लेकिन ये वाला भुजा आगे जाकर देखिए कट रहा है, तो समलंब चतुर्भुज होगा। तो इस तरीके से आज हम लोग क्लास 9th का जो वीकली टेस्ट है अगला 30 सितंबर का, उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा नहीं, इसको अच्छी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा तो आपका पूरा मार्क्स आ जाएगा। और ये PDF चाहिए आपको तो नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा, वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।